तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है, हिंदी में जिसको आप शारीरिक शिक्षा भी बोलते हैं, इसका एक इम्पॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और ये सैंपल पेपर आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा जो कल आपका पेपर होने वाला है, यानी कि 13 मार्च 2023 को जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है क्लास 12th का फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट का, उन सभी बच्चों का जिनका फिजिकल का पेपर है उनको बहुत ज्यादा ये सैंपल पेपर मदद करने वाला है। ठीक है, तो इस सैंपल पेपर की वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि जो हम लोग पेपर का पैटर्न डिस्कस करेंगे उसी पेपर के पैटर्न में, मतलब वही जो पेपर का पैटर्न रहेगा उसी पैटर्न में कल का आपका पेपर आएगा। और साथ ही साथ जो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे इस सैंपल पेपर के अंदर, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कल के पेपर में रिपीट होने के चांसेस है बच्चों। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। और ये हमारा सैंपल पेपर नंबर 4 है। चौथा सैंपल पेपर हम लोग कर ही रहे थे और चौथे सैंपल पेपर का ये पार्ट 2 वाला वीडियो है। इसका पार्ट 1 वाला वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दिया है, जिसके अंदर सेक्शन ए प्लस में सेक्शन बी हमने कवर कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहां से जरूर जाकर के देख लीजिएगा। जिन बच्चों ने देख लिया है वो बच्चे इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए इसी प्रकार की वीडियोस लेकर के आते रहें, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। जितना ज्यादा आप इस वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। अगर आप एक लाइक करते हैं तो इससे हमारा मोटिवेशन का लेवल लाखों करोड़ों अरबों खरबों गुना बढ़ जाता है। अंदर से आवाज आती है कि सर वीडियो बनाइए बच्चों के लिए, बच्चे वेट कर रहे हैं आपका। ठीक है, वीडियोस का, तो हम आपके लिए वीडियोस लेकर के आते रहते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। और हाँ, मैं देखता हूँ बच्चे वीडियो लाइक तो कर देते हैं लेकिन वीडियो को शेयर नहीं करते, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए अपने, क्योंकि अभी तो आपका सिर्फ फिजिकल का कल एग्जाम है, उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स का भी एग्जाम है, आपका पॉलिटिकल का है, हिस्ट्री का है, सारे बोर्ड एग्जाम तो बचे ही हुए हैं भाई। तो आपके लिए और भी सैंपल पेपर्स की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए दबा करके। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्लास 12th है, हमारा सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन, जिसका सब्जेक्ट कोड रहेगा आपका 048 और हिंदी में जिसको आप शारीरिक शिक्षा भी बोलते हैं। और फिजिकल का जो आपका पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा। अधिकतम अंक जो हमारे रहने वाले हैं वो 70 रहने वाले हैं। बात करूं अगर आपसे आपके बोर्ड के पेपर की, तो जो आपका बोर्ड का पेपर आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको बहुत बार दिखा रखा है। उसके नीचे चले तो यहाँ पर आपको सामान्य निर्देश देखने को मिलेगा, जिसको इंग्लिश में आप जनरल इंस्ट्रक्शंस भी कहते हैं। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसको पहले भी समझा रखा है बच्चों, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको जनरल इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। अगर आप इसको इंग्लिश में सेपरेटली पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इंग्लिश में भी इसको रीड आउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जो हमारा पेपर बच गया था उसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग आ गए हैं बच्चों सेक्शन सी के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड सी भी बोलते हैं। इसके अंदर हमसे शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, बोले तो लघु उत्तरीय प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो पूछे जाएंगे। और सेक्शन सी जो हमारा रहेगा बच्चों, वो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर के 30 तक जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे ना, वो सेक्शन सी के अंदर पूछे जाएंगे। और ये क्वेश्चन हमारे 3-3 नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन होने वाले हैं। और इनका आंसर हमें 100 से 150 शब्दों के अंदर देना है बच्चों, यानी कि 100 to 150 वर्ड्स के अंदर इन क्वेश्चंस का आंसर हमें देना है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके क्वेश्चंस को। यहाँ पर सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन पेपर का 25वां क्वेश्चन क्या है भैया, कि अंतर्मुखी व बहिर्मुखी के बीच उनकी विशेषताओं के आधार पर अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक होता है अंतर्मुखी और एक होता है आपका बहिर्मुखी प्रकार के लोग। ठीक है, तो इन दोनों में क्या अंतर होता है ये समझिए। देखिए, जो अंतर्मुखी प्रकार का बंदा होगा ना, वो बिल्कुल कमजोर आत्मविश्वास का होगा। कोई भी काम वो कर ही नहीं पाएगा, बोलेगा यार ये काम मेरे से होगा कि नहीं होगा। मान लीजिए एक बाल्टी पानी उठा करके भी लाने की बोलिएगा ना, तो बोलेगा ओ माय गॉड ये मेरे से पानी उठेगा कि नहीं उठेगा। बिल्कुल उदासीन होगा, आप देखेंगे ना उसका मुंह एकदम सूखा हुआ रहेगा। जब भी आप पूछेंगे कैसा है भाई, तो यार क्या बताऊं, बहुत दुखों का पहाड़ है मेरे ऊपर, ये दुख खत्म काहे नहीं होता भाई। ठीक है, एकदम शांत रहेगा, जल्दी किसी से बोलेगा बतियाएगा नहीं। ठीक है,
निराशावादी रहेगा, हमेशा ना नेगेटिव बातें करेगा, यार ये काम नहीं हो सकता भाई, भाई ये जो चीज हुआ ना ये बिल्कुल गलत हुआ भाई, बेशक से बहुत अच्छी चीज हुई हो लेकिन बोलेगा यार ये बहुत गलत चीज हो गया। अब किसी की शादी हो गई, बोलेगा यार बहुत गलत चीज हो गया। ठीक है यार, अगले की शादी हुई है, एंजॉय करेगा अगला बंदा, अपनी नया लाइफ शुरू करेगा, वो बोलेगा यार ये बहुत गलत चीज हो गया। कम सामाजिक होता है, जो समाज में सोसाइटी में जो लोग होते हैं उनसे बहुत कम मिलने वाला बंदा होता है, कट करके रहने वाला बंदा होता है। ठीक है, ये होता है अंतर्मुखी टाइप का बंदा। एक होता है बहिर्मुखी बंदा है, ठीक है, जो बहिर्मुखी भूमिका भी निभाता है, उसके अंदर आत्मविश्वास कूट कूट करके भरा हुआ होता है। ठीक है, वो किसी से बोलने बतियाने में उतना उसको झिझक नहीं होता है, तुरंत किसी से जाएगा, जैसे एक क्लास में एक बंदा होता है ना, किसी भी टीचर से जाकर तुरंत बतियाने लग जाता है, बैक बेंचर जो होते हैं, जाके हाँ सर कैसे हो, सब ठीक है ना, दुआ सलाम सर, नमस्ते नमस्ते सर, ये होते हैं, ये ऊर्जावान होते हैं, ये एकदम ना कह लीजिए इनएक्टिव नहीं होते, बिल्कुल एक्टिव होते हैं ये। ठीक है, साथ ही साथ ये जो बंदे होते हैं ये जिंदा दिल बंदे होते हैं, मतलब कि ना कोई भी काम करने से डरते नहीं होता, आशावादी बंदे होते हैं ये, कि मतलब कोई भी काम जब ये करेंगे ना तो एक आशा लगा करके रहते हैं कि चलो ये काम मैं कर रहा हूं तो मेरे को इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही देखने को मिलेगा। जैसे कि बोर्ड की तैयारी कर रहा हूं तो यार अच्छे नंबर आएंगे, जब तैयारी कर रहा हूं तो अच्छा नंबर आएगा ना। वहीं जो आपका अंतर्मुखी प्रकार के बंदे होते हैं ये निराशावादी होते हैं, कि भाई बोर्ड की तैयारी कर रहा हूँ, पता नहीं भाई मेरा क्या होगा, मैं बहुत डर रहा हूँ यार, ओ माय गॉड मेरा क्या होगा, तो ऐसे बंदे होते हैं। लेकिन जो बहिर्मुखी बंदे होते हैं ना, लेजेंड वाले बंदे, वो एक आशावादी होते हैं, एकदम खुले दिल का, अरे कर रहा हूँ तैयारी यार, देख लूंगा, क्या है तैयारी इतनी है मेरी, क्या कर लेगा मेरा बोर्ड एग्जाम, मैं लिख करके आऊंगा पेपर, टीचर मेरा एक नंबर नहीं काट सकता वहां पर। ठीक है, ये ऐसे लोग जो है ना थोड़े कम देखने को मिलते हैं। ठीक है, और सामाजिक यहाँ पर लोग होते हैं, मतलब कि समाज में बहुत अच्छे से घुल मिल जाते हैं। समाज के अंदर जो अंकल आंटी भी होते हैं उनसे हेलो अंकल, हेलो नमस्ते अंकल, नमस्ते कैसे हो अंकल, सब ठीक ठाक, हाँ अंकल ठीक है। तो इस तरह से मतलब घुलने मिलने वाले ये लोग होते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। अब इनके बारे में ही आपको एक्सप्लेन करके लिखना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि द डिफरेंस बिटवीन इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट इज क्लियर ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स डू। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पर। तो इंट्रोवर्ट जो होता है वीक सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला बंदा होता है, मूडी होता है, काम होता है, और जैसे कि ये लेस सोशल होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें जो आपका होता है यहाँ पर एक्सट्रोवर्ट, ठीक है, जो यहाँ आउट गोइंग लिख दिया है ये नहीं होगा। ठीक है, एक्सट्रोवर्ट जो होता है इसके अंदर कॉन्फिडेंस अच्छा खासा होता है, एनर्जेटिक बंदा होता है, ठीक है, साथ ही साथ ऑप्टिमिस्टिक होता है, सोशल बंदा होता है। तो ये सारी चीजें आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 26वां क्वेश्चन क्या है कि BMR शब्द से आप क्या समझते हैं। आपने BMI के बारे में सुना होगा। जी हाँ बच्चों, BMI होता है बॉडी मास इंडेक्स करके। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे पूछ लिया BMR क्या होता है भैया, ये बताइए। तो इसको थोड़ा सा समझिए। देखिए, BMR बुनियादी जीवन कार्यों को करने के लिए शरीर द्वारा जलाई गई कैलोरी की संख्या होती है। ठीक है, यानी कि डेली लाइफस्टाइल में जो आप काम करते हैं, मम्मी पापा से मिलते हैं, स्कूल जाते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं, ठीक है, खाना खाते हैं, टहलते हैं, वॉक करते हैं, टीवी देखते हैं, फोन चलाते हैं, तो डेली लाइफ में जो भी आप काम करते हैं और काम करने से जो आपका बॉडी में कैलोरी जलता है ना, तो वो उसकी जो संख्या होती है उसको हम लोग यहाँ पर BMR के रूप में जो है सो कि मेजर करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने एक स्प्लेंडर जो बाइक है उसको भगाया, उसको मान लीजिए 60 किलोमीटर भगाया, 60 किलोमीटर भगाने पे 1 लीटर जो तेल है उसने वो खपत किया है, यानी कि 1 लीटर तेल वहां पर जल गया। तो स्प्लेंडर के अंदर क्या डलता है, पेट्रोल डल जाता है। ठीक है, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर तो पेट्रोल डलेगा नहीं, तो हमारी बॉडी के अंदर खाना डलता है। अब खाना डलने से क्या होगा, हमारे बॉडी उस खाने को कन्वर्ट कर देता है कैलोरीज के अंदर, और एक दिन में जो काम करके हम लोग कैलोरी को जलाते हैं ना, उसकी जो टोटल संख्या होती है, टोटल काउंट होता है, उसको हम लोग BMR कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और आराम करने वाले व्यक्तियों को अभी भी सभी आंतरिक अंगों के कामकाज के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस ऊर्जा को बेसल यानी कि चयापचय दर या कह लीजिए बेसल मेटाबॉलिक रेट कहा जाता है। तो कुछ और बेसिक बातें यहाँ पर आपको बता रखा है। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड BMR। ठीक है, तो BMR क्या होता है भैया, ये कैलोरीज का नंबर होता है, जो कैलोरी हम लोग बर्न करते हैं या कह लीजिए हमारा बॉडी बर्न करता है डेली बेसिस पे, जो हम लोग काम करते हैं, जो फंक्शंस करते हैं उसके अंदर। ठीक है, कुछ और बातें यहाँ पर आप देख सकते हैं।
आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 27वां क्वेश्चन क्या है कि कपालभाति की क्रिया विधि एवं लाभों के बारे में व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन अबाउट एक्शन मेथड एंड बेनिफिट ऑफ कपालभाति। ठीक है, अब कपालभाति क्या है? ये योगा का एक आसन है बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है मैडम जी यहाँ पर ये योगा का आसन कर रही है कपालभाति। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा कपालभाति के बारे में इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ये है क्या भैया। तो देखिए, कपालभाति एक ऐसा योगासन है जो शरीर की अनेक प्रकार की बीमारियों को खत्म करता है। यह एक बहुत ही आसान कह लीजिए प्राणायाम है जिसे कोई भी स्वस्थ व्यक्ति आसानी से कर सकता है। कपाल का संबंध हमारे मस्तिष्क से होता है। ठीक है, मस्तक कह लीजिए या मस्तिष्क कह लीजिए, और भाति का संबंध कांति से होता है। यदि इस योग को नियमित किया जाए तो इससे मस्तक पर आभा आती है। कह लीजिए हमारा जो माइंड है ओवरऑल यहाँ पर वो डेवलप होगा, और ओवरऑल जो गर्दन से ऊपरी भाग है हमारा उसके अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा बच्चों। तो इस तरह से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। इसको करते कैसे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैडम जी यहाँ पर ये कपालभाति कर रही हैं। यहाँ पर सिंपली जैसे योगी बाबा सब नहीं बैठे रहते हैं, ऐसे दोनों पलथी उलथी मार करके और ऐसे यहाँ पर दोनों हाथ यहाँ पर दिख रहे इस तरह से करके, तो उसी प्रकार से यहाँ बैठ जाना है, आंखों को बंद करके एकदम ध्यान करना है। ओम ओम, मतलब कि एक होता है ना ध्यान करने वाला, तो उस टाइप से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। ये नहीं कि ओम ओम बोलना है, आप अपने हिसाब से मतलब ध्यान कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये मैडम जी यहाँ पर करके बता रही हैं, और मेरा काम है सिर्फ समझाना। कोई भी बच्चा ऑफेंड मत होना भाई, अगर किसी को बुरा लगा हो तो हाथ जोड़ करके नमन है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब इसकी प्रक्रिया क्या होती है, मतलब इसको कैसे करते हैं। यहाँ पर आपने इमेज देख लिया कपालभाति करने का, अब आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे भैया, कि इसका प्रोसेस क्या है करने का कपालभाति। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं, आसन में बैठना ज्यादा लाभकारी होता है। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और अपने हाथों को घुटने पर रख लीजिए। अब अपनी आंखों को बंद करें, पूरे शरीर को एकदम हल्का छोड़ दीजिए। गहरी सांस ले, इस समय आपका पेट बाहर होना चाहिए। फिर सांस को धीरे धीरे बाहर की ओर छोड़े। सांस बाहर छोड़ने के साथ ही पेट की तरफ खींचे। इसके एक क्रम में सांस को 20 बार ले और बाहर छोड़े। कपालभाति पूरा होने के बाद 1 मिनट तक शांति की अवस्था में बैठे रहे। तो ये यहाँ पर प्रक्रिया बता रखा है, प्रोसेस बता रखा है कि कैसे हम लोग कपालभाति कर सकते हैं। ठीक है, इसके आगे चले तो इसके कुछ लाभ भी है। कपालभाति योग जो है इसके द्वारा वजन कम करने में मदद मिलता है। यह आपके पेट की चर्बी को कम करता है, पाचन क्रिया को मजबूत करता है, और हमारा जो मस्तक होता है उसके अंदर यहाँ पर सुधार लाता है। कह लीजिए हमारा मस्तिष्क का भी अंदर ये कह लीजिए सुधार देखने को मिलता है काफी हद तक। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि एक्सप्लेन अबाउट द एक्शंस मेथड एंड बेनिफिट्स ऑफ कपालभाति। तो यहाँ पर आप कपालभाति के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे, उसके बाद इसके बारे में लिख देंगे कि कपालभाति करते कैसे, प्रोसेस यहाँ पर पूरा का पूरा लिख देंगे। ये आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में, वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा रीड आउट आप कर सकते हैं। उसके बाद इसका बेनिफिट क्या होता है, ये रिड्यूस करता है वेट को, और यहाँ पर आपका जो बेली फैट होता है, एक्स्ट्रा फैट, उसको रिड्यूस करता है। आपका डाइजेशन सिस्टम जो है उसको मजबूत करता है। तो ये बेनिफिट के अंदर आप लिख सकते हैं, और भी बहुत सारे बेनिफिट है हमारे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा बच्चों। जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करते चलेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। तो लाइक करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी को। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। हम लोग आ गए हैं बच्चों 28वें क्वेश्चन के अंदर। 28वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि घर्षण के लाभ तथा हानियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, जो घर्षण होता है जिसको इंग्लिश में आप फ्रिक्शन भी बोलते हैं, उसका क्या बेनिफिट है और क्या यहाँ पर हमें डिसएडवांटेज देखने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं घर्षण के लाभ जो कि निम्नलिखित है। पहला कि वस्तु की कह लीजिए वस्तु के स्थिति को बनाए रखने में मदद करता है। घर्षण किसी भी वस्तु की स्थिति तथा उसका आकार को स्थिर रखता है। ठीक है, साथ ही साथ अच्छी पकड़ को मजबूत बनाता है। घर्षण के कारण खिलाड़ी अपने हाथों से वस्तु को बहुत जो है सो की तरह से पकड़ लेता है। बैडमिंटन खिलाड़ी रैकेट में जो है सो की पकड़ मजबूत करने के लिए घर्षण को बढ़ाते हैं, ताकि फ्रिक्शन जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा जो हमारा पकड़ है वो मजबूत बनेगा। जैसे बल्ला हम लोग पकड़ते हैं तो वो अगर फिसलन भरा रहेगा तो तुरंत बल्ला छूट नहीं जाएगा हमारे हाथों से। जितना ज्यादा घर्षण भरा रहेगा, मतलब वो ना खुदरा खुदरा टाइप का रहेगा, उतना ज्यादा बल्ला हमारे हाथ में स्ट्रिक्टली पकड़ा हुआ, या कह लीजिए अच्छे से हम लोग उसको होल्ड कर पाएंगे। ठीक है, उसके नीचे चले तो अगला है ताप को बढ़ाना। घर्षण के कारण तापमान में वृद्धि होती है। ठीक है, ये भी हमें यहाँ पर बेनिफिट के अंदर हम लोग इसको लिख सकते हैं।
इसके आगे चलें तो घर्षण की हमें हानियां भी देखने को मिलती है, जैसे कि वस्तु में टूट फूट होना। घर्षण के कारण वस्तु में हमेशा टूट फूट होती रहती है। इससे बचाव के लिए हमें वस्तुओं पर तेल या चिकनाई आदि का प्रयोग करना चाहिए। आप देखते होंगे ना, जैसे एक बाइक का यहाँ पर टायर है, ठीक है, तो वो क्या होता है, बाइक का टायर हमेशा घिसता रहता है ना। तो जितना ज्यादा घिसे, मतलब जितना ज्यादा चलेगा उतना ज्यादा घिसता रहता है। और जैसे ही ज्यादा वो चलाएंगे हम लोग बाइक को, मान लीजिए कि 1000 किलोमीटर चला लिए, तो बाइक के जो टायर होते हैं वो बिल्कुल घिस जाते हैं। तो उसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती है जो ज्यादा घर्षण के कारण टूट फूट जाती हैं और ज्यादा चिकनी हो जाती है। अगर हमें उसको चिकना यहाँ पर जो है सो कि कम करना, मतलब घर्षण को थोड़ा कम करना है और चिकना बनाना है वास्तव में किसी वस्तु को, तो हमें तेल लगाना चाहिए, ठीक है। अगर कोई मशीन वगैरह है तो वैसे तो घर्षण अच्छी चीज ही होती है यहाँ पर। साथ ही साथ आप लिख सकते हैं कि ऊर्जा का नुकसान होता है। घर्षण ऊर्जा को खत्म कर देता है। गति को कम करना जो होता है, घर्षण जो होता है वो गति को भी कम कर देता है। यहाँ पर वो सारी चीजें बताई गई है। तो इस प्रकार से आप आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि डिस्क्राइब द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि घर्षण के लाभ और हानि यहाँ पर आपको बताने हैं। तो पहले आप इसके लाभ बता दीजिएगा, एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो लॉस होता है या कह लीजिए डिसएडवांटेज होता है फ्रिक्शन का, वो यहाँ पर आप बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं लॉस ऑफ एनर्जी, रिड्यूसिंग द स्पीड हो गया, वेयर एंड टियर इन द सब्जेक्ट। इस तरह से आप यहाँ पर लॉस के बारे में या डिसएडवांटेज के बारे में लिख सकते हैं। इसके आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 29वां क्वेश्चन क्या है। ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो में भी एक क्वेश्चन आपको कराया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि जोड़ों के विस्थापन से आप क्या समझते हैं, किन्हीं दो प्रकार के विस्थापनों को समझाइए, ठीक है। जोड़ों का विस्थापन क्या होता है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि जोड़ों का विस्थापन या डिसलोकेशन होना एक मुख्य चोट है। वास्तव में यह जुड़ी हुई अस्थियों के जोड़ जो होते हैं उनकी सतहों का विस्थापन होता है। विस्थापन निम्न प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एग्जाम्पल के लिए एक बंदे का ये दिखा रखा है, जैसे कि ये देख रहे हैं, ये वाला जो इसका जॉइंट है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये एकदम नॉर्मल है, ठीक है। इसको मैं एक बार कलर चेंज करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे ये शरीर पूरा दिखा रखा है बंदे का। यहाँ पर इसका ये वाला जो जॉइंट है बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये वाला जो जॉइंट है इसका, यहाँ पर ये जॉइंट डिसलोकेट हो गया। जैसे हमारी उंगलियां आप देखेंगे ना, कई सारे जॉइंट्स से मिलकर के बनी हुई होती है। तो उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं हड्डियों के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये क्या हुआ है, इस बंदे का दाहिने कंधे का विस्थापन हमें देखने को मिला है, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पर बता रहा है बच्चों। एक बार फिर से कलर चेंज करते हैं, ओके। अब यहाँ पर थोड़ा सा आंसर देख लेते हैं कि निचले जबड़े का विस्थापन, जो हमारा डिसलोकेशन ऑफ लोअर जो होता है, यहाँ पर मुंह की बात कर रहा है, हमारा जो ये माउथ होता है ना, वहां पर सामान्यतः यह तब हो जाता है जब थोड़ी किसी वस्तु से टकरा जाए। हमारी जो थोड़ी होती है, ये होता है ना, जो जो हम लोग बोलते हैं, जो हमारा मुंह होता है, मुंह के नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको थोड़ी बोलते हैं। तो जब किसी से टकरा जाता है तो डिसलोकेट हो जाता है। अधिक मुंह खोलने से भी निचले जबड़े का विस्थापन हो जाता है। ज्यादा मुंह खोलेंगे ना, जैसे कोई बंदा होता है खाना खाने के लिए बहुत ज्यादा बड़ा मुंह खोल लेता है, तो वहां पर हमारा जो होता है या जबड़ा होता है उसका डिसलोकेट होने का यहाँ पर चांस बना रहता है। अगला होता है डिसलोकेशन या कह लीजिए विस्थापन, वो होता है कंधे के जोड़ों का विस्थापन, जो आपका होता है इंग्लिश में बोले तो डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर्स जॉइंट, यानी कि कंधे के जोड़ का विस्थापन अचानक झटके या कठोर सतह पर गिरने से भी हो सकता है। इस चोट में ह्यूमरस का सिरा जो सो कि सॉकेट से बाहर आ जाता है, ठीक है। यानी कि ये जो चोट होता है, मान लीजिए कि आप कहीं गिर गए या कहीं अचानक से चोट लग गया, तो कंधा का जो आपका जॉइंट है ना, ये देख सकते हैं, इसमें डिसलोकेशन हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं बच्चों। और हाँ, एक बच्चा एक कमेंट किया था, मैंने देखा कमेंट अभी, हालांकि मैं उतना कमेंट अभी रीड नहीं कर पा रहा हूँ, जब वीडियो सारी डाल दूंगा तो आपके सारे कमेंट को एक बारी में रीड करूंगा। बट हाँ, एक कमेंट अभी मैंने देखा, वो बच्चा बोल रहा है कि सर सीबीएसई का जो पेपर आता है उसके अंदर जो चित्र होते हैं वो कलरफुल नहीं होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं। तो भाई देखो, मैंने कहीं पर भी आपको ये नहीं बोला कि जो आपका सीबीएसई का पेपर आएगा उसके अंदर जो इमेजेस होंगे वो कलरफुल आएगा, भाई ब्लैक एंड व्हाइट आएगा। हम जो आपको प्रोवाइड करवाते हैं वो सैंपल पेपर होता है, ठीक है। तो सैंपल पेपर इस तरह से डिजाइन किया जाता है आपके लिए ताकि आप बेटर से बेटर तरीके से समझ सके, ठीक है। आपको एक कलरफुल इमेज दिखाऊंगा और एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज दिखाऊंगा, तो दोनों में बहुत अंतर हो जाएगा ना। एक में रंग बिरंगा अच्छा खासा लगेगा, देखने में समझ में भी आएगा, एक ब्लैक एंड व्हाइट होगा उसमें समझ में उतना नहीं आएगा। तो इसलिए हम आपको बेटर से बेटर तरीके से सैंपल पेपर डिजाइन करके प्रोवाइड करवाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। और सीबीएसई का जो पेपर आएगा उसकी हम कोई भी मतलब वो नहीं लेते कि हाँ उसमें ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आएगा या कलरफुल आएगा। हो सकता है उसमें कलरफुल ना आए, ब्लैक एंड व्हाइट आ जाए, भाई कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या है, मेन ये है हमारा फोकस कि आपको क्वेश्चन समझ में आए। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन को समझते चलेंगे उतना ज्यादा आपके लिए
लिए बेनिफिशियल रहेगा। और अगर आपका पेपर में ब्लैक एंड व्हाइट आ जाए, कलरफुल आ जाए, आपको उससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, आप उसका आंसर फिर भी लिख करके चले आएंगे। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो उस बच्चे के लिए मेरा ये रिप्लाई था। आई होप बच्चे आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉइंट्स, एक्सप्लेन एनी टू टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो दो टाइप्स का आपको बताना है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉइंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहला टाइप आप लिख सकते हैं डिसलोकेशन ऑफ आपका लोअर जॉ, या डिस्प्लेसमेंट कह लीजिए या डिसलोकेशन कह लीजिए। और दूसरा हो सकता है जो हमारे शोल्डर्स जो होते हैं, जो हमारे कंधे होते हैं, वो डिसलोकेशन हो जाते हैं। ठीक है, बाकी आप पूरा का पूरा वीडियो को पॉज करके यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में रीड आउट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या है कि प्राथमिक सहायता चिकित्सा का लक्ष्य बताइए। जो हम लोग फर्स्ट एड देते हैं बंदे को, तो उसका लक्ष्य क्या होता है प्राथमिक चिकित्सा देने का? तो सबसे कह लीजिए पहला काम होता है उसकी जान बचाना। मान लीजिए किसी बंदे का एक्सीडेंट हो गया, भगवान ना करे किसी का एक्सीडेंट हो, वैसे मान लीजिए हो गया, ठीक है, तो वहां पर उसको फर्स्ट एड दिया जाता है। फर्स्ट एड के अंदर क्या, एक डब्बा टाइप का होता है जिसके अंदर से रुई वगैरह या कैंची वगैरह बाहर निकाला जाता है। और मान लीजिए कि उसको रुई लगाया, कहीं अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो ब्लड रोक दिया वहां पर। ठीक है, तो जान बचाना पहला यहाँ पर हमारा लक्ष्य होता है। और क्या लक्ष्य होता है? बीमारी और दर्द से आराम दिलवाना। ठीक है, ये दूसरा लक्ष्य होता है। और क्या होता है? घायल और बीमार व्यक्ति को संभालने की कोशिश करना। जो व्यक्ति घायल है उसको संभालना कि यार कोई दिक्कत नहीं, यार तू ठीक हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक लक्ष्य होता है। पुनः शक्ति प्राप्ति की कोशिश करना। अगर कोई बंदा बिल्कुल वहां पर गिर गया है और चोट लग गया तो उसको बिल्कुल रिकवर करना। ठीक है, तेजी से चिकित्सा उपलब्ध करवाना, बिल्कुल फास्ट तरीके से उसको मेडिकल चीजें जो होती हैं वो प्रोवाइड करवाना। तो ये होता है हमारा प्राथमिक चिकित्सा का लक्ष्य। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस प्रकार से आएगा कि टेल द गोल ऑफ फर्स्ट एड थेरेपी। तो कुछ इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं बच्चों। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में। चलिए अब हम लोग यहाँ पर आ गए हैं सेक्शन डी के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड डी भी बोलते हैं। इसके अंदर हमसे केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाएंगे। और जो सेक्शन डी रहेगा इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 33 तक क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। और ये 4-4 नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं। केस स्टडी बेस्ड वगैरह क्वेश्चन इसके अंदर हमसे पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं एक एक करके क्वेश्चंस को। हालांकि ये क्वेश्चंस मैंने पहले भी सैंपल पेपर के वीडियो में करवाया है, लेकिन काइंड ऑफ एक रिवीजन आप समझ सकते हैं कल के पेपर के लिए। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। यहाँ पर वही बता रखा है कि एक जो प्रशिक्षक होता है, एक ट्रेनर जो होता है या एक जो टीचर होता है, वो अपने स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट करता है कि उसका स्टूडेंट खेलों के अंदर बहुत अच्छा स्कोर करे, बहुत अच्छा यहाँ पर सक्सेस हासिल करे। ठीक है, वही सारी चीजें यहाँ पर आपको बता रखा है। वीडियो को पॉज करके आप पढ़ना चाहें तो रीड आउट भी इसको कर सकते हैं बच्चों। उसके नीचे चले तो दो इमेज आपको, पहला इमेज कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पर एक बच्चा जो है वो फुटबॉल खेल रहा है। ठीक है, फुटबॉल को लात मार रहा है। और दूसरा इमेज कुछ इस प्रकार से कि एक जो व्यक्ति है यहाँ पर ये बेसबॉल खेल रहा है। वो जो डोरेमोन में नहीं खेलते हैं उस कार्टून में बेसबॉल नोबिता और वो जियान वियान खेलते थे, तो वो यहाँ पर खेल रहा है। ठीक है, अब इसी से संबंधित क्वेश्चन हमसे पूछेगा, उसका आंसर हमें यहाँ पर देना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है कि नीचे की ओर उछाल पर जितना अधिक बल लगाया जाता है, गेंद उतनी ही अधिक हवा में उछलती है। यह कथन किस कानून का हवाला दिया जा रहा है? मतलब यहाँ पर ये जो कथन है, ये जो स्टेटमेंट है, ये किस कानून का हवाला दे रहा है? ठीक है, तो ये न्यूटन का गति का तीसरा नियम है, जिसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ठीक है, न्यूटन के जो भी हमारे गति के नियम है उसका सब मतलब वो पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला जो मैंने पार्ट 3 वाला वीडियो डाला था उसके अंदर, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे वो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, उसको जा करके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है कि ऊपर दिए गए चित्रों में न्यूटन के तीसरे नियम को डैश में दर्शाया गया है। तो पहली तस्वीर के अंदर यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। उसका अगला क्वेश्चन मतलब इसके आगे अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन के दूसरे नियम को डैश के रूप में जाना जाता है। तो त्वरण का नियम भी हम लोग इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर और उस पर कार्य करने वाली विभिन्न शक्तियों का अध्ययन डैश है, तो उसे बोलते हैं किनेशियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आपको एक अथवा दे दिया है, एक चॉइस दे दिया है बेसिकली कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है कि एक उच्च जंपर एक ठोस सतह से ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि यह उसके शरीर का उतना ही बल के साथ विरोध करता है जितना वह उत्पन्न करने में सक्षम है।
यह उदाहरण गति के किस नियम को दर्शाता है? तो यह गति का जो तीसरा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो है उसको दर्शाता है। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा आप रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। अभी हमने जो हिंदी में डिस्कस किया सेम वही क्वेश्चन आपका इंग्लिश में है यहाँ पर। ठीक है, वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा रीड आउट ये आप कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी करते रहिएगा। ठीक है, यहाँ पर अथवा वाला क्वेश्चन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, चॉइस वाला। उसके आगे चले तो अगला क्वेश्चन देखिए 32वां क्वेश्चन कि नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन कीजिए तथा पूछे गए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको एक चित्र दे दिया है, एक इमेज दे दिया है। ठीक है, ये आप देखेंगे बोलेंगे सर जी ये क्या है, भूत का पैर वैर लिया है क्या? तो देखो भाई, भूत का पैर नहीं है, सिर्फ ये आपका रेफरेंस के लिए ये इमेज यहाँ पर लिया है। आपका सपोर्ट मटेरियल में ये चित्र आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये मोच के बारे में, जैसे हम लोग चलते चलते हमारा पैर मुड़ जाता है तो मोच आ जाता है ना, तो मोच आता है तो एक्चुअली में होता क्या है, उस चीज को यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से अंदर एक्सरे वक्सरे करके दिखा दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, जैसे हम चल रहे पैर मुड़ गया इस तरह से, तो अंदर का एक्सरे दिखा दिया कि अच्छा आपका पैर मुड़ा तो ये दिक्कत आ गई। ठीक है, अब उसी के बेसिस पे हमसे क्वेश्चन पूछेगा, उसका आंसर हमें देना है। पहला क्वेश्चन है कि मोच क्या है? तो देखिए, मोच जो होता है वो स्नायु बंधन का खिंचाव या फाड़ होता है, जिसके में क्या होता है, मतलब जिस केस में क्या होता है, रेशेदार ऊतक जो जोड़ों में हड्डियों को जोड़ता है। मोच का सामान्य स्थान आपके टखने में होता है। ठीक है, तो ये होता है मोच। अब मोच आने का कारण क्या होता है? एक मोच तब होती है जब कोई एक जोड़े को गंभीर रूप से दबाते हुए लिगामेंट को ओवर एक्सटेंड करता है या फाड़ देता है, तब मोच हमारा आ जाता है। मोच से हम लोग कैसे बच सकते हैं? तो मोच आने से बचने के लिए खेल के लिए नियमित रूप से स्ट्रेचिंग, मजबूती बनाने वाले व्यायाम करने चाहिए, और खेल जो होते हैं ना उनके चोटों के निवारण के उपाय हमें करने चाहिए बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मोच से बच सकते हैं। इसके आगे चले तो अगला क्वेश्चन है कि मोच के इलाज का मुख्य बिंदु क्या है? तो वहां पर आप बर्फ वगैरह लगा सकते हैं बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसको बोलते हैं व्हाट इज स्प्रेन करके आएगा, यहाँ पर आप स्प्रेन के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज द रीजन फॉर स्प्रेन, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रीजन होता है। व्हाट इज द प्रिवेंशन, तो आप यहाँ पर प्रिवेंशन लिख सकते हैं। इस तरह से ट्रीटमेंट वगैरह के बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके आगे चले तो अब हम लोग आ गए हैं 33वें क्वेश्चन के अंदर। ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर आप देखेंगे, ये भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। दो आपको यहाँ पर चित्र दे दिया है, एक ये वाला चित्र है, एक ये वाला चित्र है। इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछेगा, उसका आंसर आपको देना है। पहला क्वेश्चन है कि पहले संगठन जो है उसका मिशन क्या है? तो पहले संगठन का मिशन ध्यान से समझिए यहाँ पर। विशेष ओलंपिक का मिशन बौद्धिक विकलांग बच्चों और वयस्कों के लिए विभिन्न प्रकार के ओलंपिक प्रकार के खेलों में साल भर के खेल प्रशिक्षण और एथलेटिक प्रतियोगिताएं प्रदान करना है, जिससे उन्हें शारीरिक फिटनेस विकसित करने, उनका साहस प्रदर्शन करने, आनंद का अनुभव करने और घटनाओं में भाग लेने के लिए निरंतर अवसर मिलते रहे। यानी कि ये जो पहला संगठन है वो चाहता है कि जो लोग हैं वो रेगुलरली पार्टिसिपेट करते रहें और ओवरऑल अपना डेवलपमेंट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले संगठन का आदर्श वाक्य क्या है? तो पहला संगठन बोलता है कि मुझे जीतने दे, लेकिन अगर मैं जीत नहीं सकता तो मुझे इस प्रयास में बहादुरी से काम लेने दो। या तो भाई मेरे को जीतने दे दो, अगर मैं जीत नहीं सकता तो मुझे एटलीस्ट यहाँ पर अच्छे से प्रयास तो करने दो भाई, तब तो देख पाऊंगा कि मैं कितने पानी में हूं। तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1965 तक दूसरी तस्वीर के खेलों को डैश के रूप में जाना जाता था। तो 1965 तक दूसरी तस्वीर के जो खेल है उसको बधिर अंतरराष्ट्रीय मुख्य खेलों के लिए अंतरराष्ट्रीय खेल जो होता है उसके नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है कि दूसरा पिक्चर गेम प्रत्येक डैश वर्ष के बाद आयोजित होता है। तो हर 4 साल के बाद जो है उसको ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, आयोजित किया जाता है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मिशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मोटो ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेट मी विन बट इफ आई कैन नॉट विन लेट मी बी ब्रेव इन द जैसे कि एंड्योर करके, यानी कि मुझे एटलीस्ट बहादुरी से प्रयास तो करने दो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस गेम को डेफ्ट इंटरनेशनल साइलेंट गेम्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सेकंड पिक्चर गेम इज हेल्ड आफ्टर एवरी ईयर। तो आफ्टर 4 ईयर, यानी कि हर 4 साल के बाद इसको
ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सेक्शन डी जो था वो समाप्त होता है। अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन ई के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड ई भी बोलते हैं। इसके अंदर हमसे लॉन्ग आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, बोले तो दीर्घ उत्तरीय प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो पूछे जाएंगे। और ये जो क्वेश्चन होंगे 5-5 नंबर के क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं बच्चों। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये आप सामान्य निर्देश के अंदर देख सकते हैं कि जो हमारा खंड ई रहेगा इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 34 से लेकर के 37 तक क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। ये 5-5 नंबर के क्वेश्चन होंगे और इनका आंसर जो हमें लिखना है 200 से 300 शब्दों के अंदर आपको लिखना है। बोले तो 200 to 300 वर्ड्स के अंदर इनका आंसर आपको लिखना है। देखो भैया, यहाँ पर कंजूसी मत करना लिखने में। चलो एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पर सेक्शन ई का पहला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन पेपर का 34वां क्वेश्चन क्या है भैया, कि अर्ध मतेंद्रासन क्या है एवं इसके लाभों का वर्णन करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बहन जी हैं ये अर्ध मतेंद्रासन कर रही हैं। ठीक है, अब ये है क्या, यहाँ पर आप देखने से आपको पता चलिए गया होगा कि ये योगा का एक आसन है और इसके लाभ यहाँ पर पूछ लिया है। तो चलिए थोड़ा सा समझते हैं इसके बारे में। देखिए, अर्ध मतेंद्रासन जो है आपका, वो संस्कृत में अर्ध का मतलब होता है आधा, और इस मुद्रा में हम आनी रीढ़ को आधा मोड़ते हैं क्योंकि पूरी तरह से मोड़ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इस आसन का यह नाम योग के जन्मदाता मतेंद्रगाथ के नाम पर पड़ा है। ठीक है, यानी रीढ़ का जो हड्डी होता है उसको आधा मोड़ते हैं क्योंकि पूरी तरह से उसको नहीं मोड़ सकते। और ये जो योगा का आसन है इसका जो नाम पड़ा है वो नाम योग के जन्मदाता, जिनको मतलब कह लीजिए एक तरह से इन्वेंटर या जन्मदाता कह लीजिए योग के, जिनका नाम है मतेंद्र जो है सो की गाथ, उनके नाम पर अर्ध मतेंद्रासन ये नाम पड़ा है। ठीक है, तो इस तरह से अर्ध मतेंद्रासन के बारे में एक भूमिका बांध दी हमने। अब यहाँ पर इसके लाभ के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो अर्ध मतेंद्रासन के लाभ, यह अतिरिक्त चर्बी को कम करता है और शरीर को सुंदर और मजबूत बनाता है। यह यकृत लिम्हा और अग्नाशय को उत्तेजित करता है। ठीक है, ओवरऑल हमारा डाइजेशन सिस्टम ठीक करता है। यह श्वसन प्रणाली के लिए फायदेमंद होता है, जो हमारा फेफड़ा उफड़ा होता है ना उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। यह मेरुदंड और पीठ की मांसपेशियों को मजबूत करता है। ओवरऑल हमारे शरीर का डेवलपमेंट ही करता है ये। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आंसर लिखना है। तो हमने बता दिया अर्ध मतेंद्रासन क्या है और इसके लाभ क्या है। तो इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। हालांकि थोड़ा और एक्सप्लेन करके लिखना है, आपको ध्यान रखिएगा। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि व्हाट इज अर्ध मतेंद्रासन एंड डिस्क्राइब इट्स बेनिफिट। ठीक है, तो अर्ध मतेंद्रासन यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से ये होता है और इसके बेनिफिट की अगर हम बात करें तो ये सारा बेनिफिट आप अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। 35वां क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमसे कि कुबड़ पीछे को के कोई लक्षण तथा सुधारात्मक उपाय आपको लिखने हैं। ठीक है, ये मिस टाइप है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कुबड़ हो जाता है तो इसके आपको यहाँ पर लक्षण बताने हैं कि कैसे पता चलेगा, क्या सिम्टम्स है और क्या इसके उपाय होते हैं कि ये जो कुबड़ निकल आता है इसका उपाय क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि स्कोलोसिस के बीच की दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो बीच की दूरी है ये बढ़ जाती है। कंधे तथा गर्दन आगे की ओर झुक जाता है, सिम्टम है कुबड़ निकलने का। एक देखते होंगे ना, कुबड़ ऐसे आगे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, ज्यादातर ये ज्यादा एज में होता है, पूरा शरीर आगे की ओर झुका प्रतीत होता है। साथ ही साथ छाती की मांसपेशियां जो होती हैं उनकी लंबाई छोटी हो जाती है, संतुलन खराब हो जाता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आप लिख सकते हैं बच्चों। कुबड़ के सुधार के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे कि उन व्यायामों का प्रयोग करना चाहिए जिनको करने से हमारी छाती की मांसपेशियों की लंबाई में वृद्धि हो तथा जो सो कि थोरासिक क्षेत्र की पीठ की मांसपेशियों की शक्ति में वृद्धि होती है, जैसे चक्रासन, भुजंगासन और धनुषासन करना चाहिए। तकिए की सहायता से गर्दन की जो है सो कि एक्सटेंशन करना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ सुधारात्मक उपाय है। कुछ और चीजें आप यहाँ पर एनसीईआरटी को आधार बना करके लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका सीबीएसई ने बुक दिया है उसके बेसिस पे। तो इस तरह से आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है हमसे कि चपटे पैरों के लक्षण, कारण तथा सुधारात्मक उपाय आपको लिखने हैं। चपटे पैर के लिए यहाँ पर इमेज भी आपको दे रखा है। देखिए, चपटे पैरों के लक्षण यानी सिम्टम्स हमें क्या देखने को मिलेगा, चलते समय तथा खड़े होते समय हमें क्या, पैर जो है सो कि थंब्स के मध्य भाग में जो है सो कि दर्द होना, जो हमारा बीच वाला हिस्सा होता है ना, ये पैरों के बीच वाला हिस्सा, यहाँ पर दर्द होना, पैरों की लंबी चाप का खत्म हो जाना, जो लंबा चाप होता है वो खत्म हो जाना, तो मतलब चपटा पैर है।
पैरों बोल दिया मैंने, पैरों को गीला करके यदि फर्श पर रखा जाए तो पूरे पैरों का निशान यानी फुटप्रिंट देखा जा सकता है। अगर हम लोग गीला करके इसको फर्श पे रखते हैं तो पूरा एकदम छाप हमें देखने को मिलेगा। ये देख रहे हैं, ये है चपटा पैर, ये आप देख पा रहे होंगे, ये चपटा पैर है, ठीक है, और ये हमारा नॉर्मल पैर है, ठीक है। तो उस प्रकार से इसका कारण क्या होता है, क्यों चपटा पैर हो जाता है? तो कारण होता है मांसपेशियों तथा हड्डियों का कमजोर हो जाना। जब हमारी मांसपेशियां और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं तो चपटा पैर देखने को मिलता है। अधिक भार होना, यानी ज्यादा मोटे होंगे तब यहाँ पर चपटा पैर हो सकता है। कुपोषण का शिकार होना, लंबे समय तक भारी बोझा उठाना, चोट तथा खराब जूते पहनना, इससे चपटा पैर हो सकता है। इसके कुछ सुधारात्मक उपाय भी है हमारे यहाँ पर। सुधारात्मक उपाय के अंदर आप लिख सकते हैं, रेत पर चलना चाहिए तथा दौड़ना चाहिए, पंजों पर कूदना चाहिए, उचित प्रकार के जूते पहनने चाहिए, जूते के मध्य भाग में रुमाल रखकर मतलब पहनना चाहिए, ठीक है, सॉक्स वगैरह जरूर पहनना चाहिए, जमीन पर गिरे हुए छोटे पत्थरों के टुकड़ों को पैर से उठाना चाहिए, साथ ही साथ ताड़ासन और वज्रासन करना चाहिए, जिससे कि जो चपटे पैर होते हैं, फ्लैट फीट होता है, उससे बचा जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि राइट द सिम्टम्स, कॉज एंड रेमेडियल मेजर्स ऑफ फ्लैट फीट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लैट फीट का क्या सिम्टम्स होता है, कॉज क्या होता है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और करेक्टिव मेजर्स क्या होते हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों। तो इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है, ठीक है। उसके आगे चले तो अगला क्वेश्चन देखिए, 37वां क्वेश्चन। ये मैंने कई बार आपको करवा रखा है लेकिन फिर भी करवा देता हूं, मुझे काफी इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैं यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आया हूं। क्वेश्चन क्या है कि फार्टलेग प्रशिक्षण विधि का वर्णन कीजिए, ठीक है। फार्टलेग विधि, यह सहन क्षमता को बढ़ाने की विधि है, यानी कि जो आपका कह लीजिए बर्दाश्त करने का जो क्षमता होता है ना, उसको इंक्रीज करने का एक मेथड है। स्वीडन के गोस्ट होल्मर ने 1930 में इसको बनाया। इसे स्पीड प्ले के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो फार्टलेग प्रशिक्षण विधि कह लीजिए या स्पीड प्ले कह लीजिए, बात बराबर ही है। इस विधि में धावक यानी जो दौड़ रहा है, जो बंदा है, उसके अनुसार अपनी गति को आसपास के वातावरण के अनुकूल परिवर्तित कर सकता है। इस विधि के द्वारा सहन क्षमता का विकास होता है। खिलाड़ी अपनी जो गति वातावरण के अनुसार जो है वो परिवर्तित करता है। अंततः यह विधि स्वतः अनुशासित कहलाती है। इसमें हृदय की गति, जो हमारा दिल का धड़कने का जो स्पीड होता है, वो 140 से 180 प्रति मिनट के बीच रहती है। फार्टलेग प्रशिक्षण विधि में दौड़ गति कम ज्यादा होती रहती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बंदा इस तरह से दौड़ रहा है तो इसका जो दौड़ने का स्पीड है वो कम ज्यादा हो सकता है, और इस बंदे का जो हार्ट रेट होगा वो 140 से 180 के बीच में रहेगा प्रति मिनट, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड के बारे में लिखना है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि डिस्क्राइब द फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड। तो इस प्रकार से कुछ आपको आंसर लिखना है। वही चीज अभी हमने हिंदी में डिस्कस किया, सेम वही चीज इंग्लिश में है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और यहाँ पर हमारा सैंपल पेपर नंबर 4 फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 का समाप्त होता है। आज का ये वीडियो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज्यादा आप इस वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का घंटी या घंटा खुद भी कह सकते हैं उसका आइकन शो करेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। अभी तो कल आपका फिजिकल का एग्जाम है, उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स का है, उसके बाद पॉलिटिकल है, तो उन सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन पे क्लिक करके रखना है। बच्चों आज के लिए इतना ही। आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।